नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, ग्रुप सी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आए हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर में आपके 25 क्वेश्चंस रखे गए हैं। 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों का जो प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो बिल्कुल पेपर के लेवल का है। जैसे आपका पेपर होता है, आपका जो इस तरीके से पेपर अभी तक हुए हैं और जो पेपर होने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम वही लेवल रखा गया है। तो आपको इनके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व करने हैं। 25 में कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए दोस्तों आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों जितने विद्यार्थी अभी तक चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, क्योंकि क्लास लाने से ठीक है और वीडियो का कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो आप लोग एक बार वीडियो लाइक जरूर करें, इससे थोड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। समझ लीजिए एक प्रकार से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लें कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। लाल पीला होना, दोस्तों आप लोग आंसर भी दीजिए। जब आंसर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो लाल पीला होने का मतलब क्या होना, बहुत गुस्सा करना, यानी कि बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। तो इसमें इसका आशय क्या हो जाएगा, यानी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा कंजूसी करना। ठीक है, बहुत चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि बहुत कंजूसी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, दो विपरार्थक शब्द के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। अब बताइए, दो विपरार्थक शब्द जो होते हैं उनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो आपको सभी को पता है कि योजक चिन्ह का यूज होता है। किसका, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें यहाँ पे। पर किस कारक का प्रसर्ग है। पर जो है किस कारक का परसर्ग है। तो पर दोस्तों आपको बता दें, ये आपका अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान के लिए, इस अधिकरण में पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें आपको दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द बताना है। और दोस्तों बता दें, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। नीचे आपका व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपकी पीडीएफ लोड कर जाएगी, वहाँ से पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात करें तो जमीन जो है आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो अब देखना है, पहले आप चारों वाक्य पढ़िए, इसमें कौन सा सही वाक्य। विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज है, तेज खेलता है विराट, या खेलता है विराट तेज। तो आपको इसमें लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, विराट तेज खेलता है। ठीक है, ये आपका क्या सेंटेंस सही है। नेक्स्ट आपका बर्बर का विलोम क्या शब्द है। बर्बर विलोम शब्द है, तो बर्बर दोस्तों किसका विलोम शब्द है। तो बर्बर आपके सुंदर, यानी किसका, सभ्य का, सॉरी बर्बर जो है सभ्य का विलोम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ऊपर की ओर उछाले हुआ, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। तो ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द कौन सा यूज किया जाता है, यानी कि उक्षिप्त। ऊपर की ओर उछाला हुआ यानी कि उक्षिप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दोस्तों आपको जो आंसर देने हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देने हैं, कि आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर देना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा है जो 3 ऑप्शन आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अम्बुद क्या है, समुद्र का पर्यायवाची है। अवर्ण, परावार या पयोध। ठीक है, लेकिन अम्बुद जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे
अब देखो बताना है कि अनुषंगिक, अनुषंगिक कैसे लिखते हैं, क्या सही है। ठीक है, तो सही की बात कर लें यहाँ पे, जो आपका शुद्ध है अनुषंगिक लिखते कैसे हैं, तो अनुषंगिक दोस्तों आपका इस तरीके से लिखा जाता है अनु, ठीक है, शंगिक, शंगिक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं वो आंसर सही है। अनुसार शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध से रहने, सेंटेंस हो गया या शब्द हो गए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, अभिष्ट का संधि विच्छेद बताना है। तो अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, अभिष्ट यानी कि अभि प्लस क्या हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा, अभि प्लस इष्ट यानी कि अभिष्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अंतिम में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, तो अंतिम में जो है अंतिम, तो तिम प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कला प्रवीण कौन सा समास है, कला प्रवीण में कौन सा समास है, तो कला प्रवीण में दोस्तों आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा है, कला प्रवीण में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, अब इसमें आपको तत्सम बताना है। छाता, छेद, छुरी, छाया, तो इसमें दोस्तों छाया जो है क्या है, तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ट वर्ग के उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, टा वर्ग में उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो टा वर्ग में आपको सभी को पता, टा यानी कि क्या हो रहा है हमारा, अब टा अगर बोल के देखिए तो आपका मूर्धन्य यानी कि जबान क्या हमारी मुड़ जा रही है, टा वर्ग यानी कि आपका मूर्धन्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमें कोई वर्ग जानने पे, बोलने पे भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम कौन सा शब्द बोलते हैं, उसमें जबान मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही, तालू में छू रही है, तो हमें उसी तरीके से आपका निकल आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, अब इसमें छोटा, छोटा, छोटो, ए, ओ, अब इसमें दीर्घ स्वर की बात की गई है, तो आपको पता होगा दीर्घ स्वर यानी कि जिस शब्द को बोलने में ज़्यादा बड़ा मुंह फैले, छोटा, ठीक है, तो आ यानी कि आप क्या हो रहा है, बड़ा मुंह फैल रहा है, तो आपका बड़ा आ क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, जिसको बोलने में अधिक समय लगता है, छोटाऊ, छोटी, ओ, ठीक है, मतलब कम मुंह खुला और कम समय में हम शब्द को बोल दिए। ठीक है, यानी कि छोटा आ को पूरा मुंह खुल जाता है और बोलने में भी टाइम लगता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है, तो शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर दोस्तों प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18 नंबर देखेंगे, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 3 सही हैं और 1 गलत है इनमें से, तो इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, इनमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता, ऑप्शन नंबर ये आपका बी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अब आपका देखिए यहाँ पे बताया गया है, मैं पैराग्राफ दिया गया, मैं छोटा कर दें जिससे कि आप लोगों को थोड़ा साफ दिखाई पड़े। ठीक है, पूरा अच्छे से सॉरी दोस्तों, अच्छे से पढ़ सकें आप लोग। इसमें 19-20 को पैराग्राफ क्वेश्चन, पैराग्राफ पढ़ना है। पूंजीवादी समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच में बाजार आ गया। ठीक है, इस बाजार के कारण लेखक का पाठक सीधे संबंध नहीं रह पाता, इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला, साहित्य और लेखक के लिए एलिवेशन की समस्या सबसे बड़ी है। ठीक है, पुराने समाज में कलाकार अपने समाज की पूरी तरह जुड़े थे, कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आया, कला को दरबार में आई, कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। कह सकते हैं कि कला सामाजिक एलिवेशन का शिकार हुई। पूंजीवाद समाज में कला दरबार का निकलकर बाजार में आई, इसमें उसका अजनबीपन क्या हुआ, अजनबीपन या एलिवेशन और बढ़ा। ठीक है, अब ये आपका पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ के बाद में इसका अब आंसर देना है क्वेश्चंस का, मैं क्वेश्चंस बड़ा करता हूँ जिससे कि आपको सही दिखाए। अब इसमें पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच
क्या आ गया? अब बताइए, पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच में क्या आ गया? तो लेखक और पाठक के बीच में क्या है? बाजार आ गया। ठीक है, क्या आ गया? बाजार आ गया। ठीक, अभी आपने पैराग्राफ में पढ़ा था। नेक्स्ट, पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका है? कलाकार का है, बाजार का है, शासक का है या समाज का है? तो आप किसका है? समाज का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत हाँ उत धन श्वास, उत धन श्वास, उच्छ्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, निपात है। क्या है? निपात है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। अब इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो इसमें तुलसी की कविता मधुर्य गुण प्रधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अभी मैंने आपको समझाया था कि निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन बताएं। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितने बच्चे देखें सही कर रहे हैं। मैंने अभी मूर्धन्य व्यंजन की पहचान बताई है, क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है? सभी लोग बताइए मूर्धन्य व्यंजन इसमें कौन से हैं। तो हमने क्या बताया था? मूर्धन्य में जिसमें जो आपकी जबान क्या टंग क्या है मुड़ जाए, यानी कि मूर्धन्य। टावर का भी बताया था। अब टावर कौन है? ये है टा ठा डा ढा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजन की संख्या है। अब हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजन की संख्या आपको सभी को पता है कि 25 है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो गया। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। प्लीज़ सभी दोस्त जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो मैथ का लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट रहेगा ग्रुप डी का। ठीक है, और ग्रुप सी दोनों का रहेगा। और उसके बाद में इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। सभी चारों प्रैक्टिस सेट अब जो आपके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम के लेवल के, एग्जाम्स में क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। इन प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसका आंसर शीट भी दे रखा है नीचे। ठीक, आपको इसकी PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक के प्रोवाइड कर दिए, नीचे लिंक दिया गया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दें और जितने विद्यार्थी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।